नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, हम यूपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 1995 से लेकर 2020 तक के, वो सारे क्वेश्चंस को लेकर हमने वीडियो की सीरीज शुरू की है। अभी हमने एंशिएंट इंडिया ख़त्म कर दिया और मेडाइवल इंडिया का भी आज लास्ट डे है। इस तरह से 7 वीडियो जा चुके हैं, एंशिएंट इंडिया के 5 और मेडाइवल के 2। सारे वीडियोज का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो साइंस एंड टेक के हों, चाहे पॉलिटी के हों। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज अपने मेडाइवल इंडिया के लास्ट और अंतिम वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखिए, सबसे पहले विलियम हॉकिंस, एक जहाजी जो अंग्रेज जहाजी था, वह इंडिया में आया हेक्टर नाम के जहाज से 1608 ईस्वी में। वो जहांगीर के दरबार में गया और वहां जाकर 1613 ईस्वी में उसे सूरत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। और अगर इससे और क्वेश्चन बन सकता है तो क्या बन सकता है कि जहांगीर ने उसे खान की उपाधि दी और उसे इंग्लिश खान भी बोला जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? देखो दोस्तों, जो विरूपाक्ष मंदिर है वह कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर होगा हम्पी। और इस मंदिर को विश्व धरोहर में काउंट किया जाता है, एक विश्व धरोहर है। और इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी में कराया गया था। तो देखिए, इसका निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने कराया। और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये इसका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे 4 मंदिरों के नाम दिए हैं: विद्याशंकर मंदिर, राजरानी मंदिर, कंदरिया मंदिर, भीमेश्वर मंदिर। और उनके सामने 4 राज्य दिए हुए: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो हम चलते हैं सबसे पहले विद्याशंकर मंदिर। विद्याशंकर मंदिर जो है वह कहाँ है? श्रृंगेरी नाम का जो कर्नाटक में एक प्लेस है वहां पर है। तो ए का 2 ऑप्शन होगा। राजरानी मंदिर जो है वह भुवनेश्वर उड़ीसा में है, तो बी का 4th ऑप्शन होगा। कंदरिया मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में है, तो सी का जो ऑप्शन होगा वो 3rd होगा। और भीमेश्वर मंदिर एक ही ऑप्शन बचा, आंध्र प्रदेश काकीनाडा। तो आपको ये सारे प्लेसेस याद रखने होंगे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये भीमेश्वर मंदिर कहाँ है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। कंदरिया मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। राजरानी मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। विद्याशंकर मंदिर श्रृंगेरी कर्नाटक में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, मैंने पहले आपको बता दिया कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री इस किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से, सूरत में 1613 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? 4 ऑप्शन है: नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन क्या थे? वो दार्शनिक थे, भक्ति काल के दार्शनिक थे, प्रस्तावक नहीं थे। और ये वो माध्यमिका दर्शन के प्रणेता भी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्व मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट क्यों शुरू हुई? इसके लिए 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। पहला ऑप्शन है, बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते थे और इस तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। मध्य एशिया से जनजातीय हमलावर तथा अंतिम गुप्त राजा के समय तक लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्धों को सताया। थर्ड ऑप्शन है, गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि मध्य एशिया से आने वाले कोई भी हमलावरों ने बुद्ध बौद्धों को सताया नहीं, ठीक है। इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। और गुप्त वंश के जो राजा थे वो बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं थे, उन्हें इनसे संरक्षण, वो इसको कोई विरोध नहीं करते थे। पहला ऑप्शन जो है, बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना गया है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है। इसलिए देखिए, जब विष्णु को अवतार में शामिल हो गए तो वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। देखो दोस्तों, इन तीन ऑप्शन में आपको चुनना है क्या सही है क्या गलत है। देखो, सबसे पहले तो हम आते हैं कि ध्रुपद जो है वह एक भक्ति और आध्यात्मिक संगीत है। तो ध्रुपद की जो है वो भक्ति और आध्यात्मिक संगीत है, सेकंड ऑप्शन सही है। ध्रुपद के आलाप मंत्र संस्कृत के श्लोकों पर आधारित है, ये भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं कि ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुई। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, केवल 2 और 3। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? देखिए दोस्तों, जो सूफी संत थे वह ध्यान साधना और श्वास नियमन भी करते थे, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम भी करते थे और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोल्लास उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे। इसलिए यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही है और इसका आंसर होगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ यानी कि सत्ता पर आए? देखिए, गुरु नानक देव जो हैं, ये सही ऑप्शन है। गुरु नानक देव का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के तृतीय युद्ध में, आप खास याद रखना, 1526 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया। तो 1526 ईस्वी में क्या हुआ? लोधी वंश का पतन हो गया। ठीक है। और नानक जी थे। अब देखिए, लोधी वंश का पतन हुआ तो सीधी सी बात है बाबर सत्ता में आए क्योंकि उन्होंने उनको हराया। तो उस समय जो गुरु नानक देव थे वो विभिन्न धर्मों पर सिख धर्म का प्रचार करते थे। इसलिए यहाँ पर सही है अपना बी ऑप्शन, केवल 2। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? अब आपको ये बताना है। राज परिवार के इस्तेमाल किया जाने वाला मस्जिद है या अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। यूपीएससी की हिंदी थोड़ी कठिन है, इसलिए अगर कहीं मैं हिंदी बोलने में थोड़ी सी गलती हो जाए तो आप माफ कर देना। देखिए, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर जी चर्चा करते थे और यह चर्चा प्रत्येक बृहस्पतिवार को अकबर द्वारा उठाए गए धार्मिक मुद्दों पर होती थी। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पर। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? देखिए दोस्तों, मध्ययुगीन में भारत में महत्तर और पट्टकील पदनाम ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। सामने आपको 3 मध्यकालीन भारत राज्य दिए हैं और वो अब वर्तमान में किस क्षेत्र में वो भी दिया है। चंपक, दुर्गारा, कुल्ता। और चंपक के सामने मध्य भारत है, दुर्गारा के सामने जम्मू है, कुल्ता के सामने मालाबार। देखिए, चंपक जो है वह चंबा, दुर्गारा जो है जम्मू और जालन कुल्ता जो है वो कुलू कुलू में है। ठीक है। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सब का क्या है कि सब मतलब में उत्तरी भारत में है। तो ये दुर्गारा जो है वो सिर्फ जम्मू से मेल खाता है और कोई भी जो है वो मेल नहीं खा रहा है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बी सही है। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। देखिए दोस्तों, भारत में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग 1367 ईस्वी में बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध में किया गया। और आपको पता है, अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि लोधी वंश को बाबर ने हराया था। तो उसके कहीं बाद बाबर
इंडिया आया था, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत ही होगा। ठीक है, अब आइए स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग बाबर के आने के पहले ही दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ हो गया था। तो ये पहले और दूसरे दोनों ऑप्शन गलत हैं। हाँ, बाबर ने तिमूरिन राजवंश को स्थापित किया और उसके पहले राजा हुए, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का, दो लोगों ने की, हरिहर तथा बुक्का ने, और इन्होंने कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर की, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा? हरिहर प्रथम। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? बंजारे वो लोग थे जो व्यापारियों का सामान लेके जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक तरह से वो व्यापारी हुए। वो सामान में क्या लेके जाते थे? नमक हुआ, अनाज हुआ, लकड़ी हुआ, पशु हुआ। एक और बंजारे क्या थे? एक जगह पर नहीं रहते थे, वो खाना बदोश थे। एक सामान वहां से लिया, फिर उसको पहुंचाने के लिए जहां, मतलब जहां उनको सामान मिला वहां से वहां पर वो शिफ्ट होते गए, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा व्यापारी। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? विकुटन का मतलब क्या होता है? विकुटन का मतलब होता है डिकोडिंग, यानी कि जैसे किसी चीज का हमने ट्रांसलेशन किया। तो देखो दोस्तों, जो सम्राट अशोक के राजदेशों का जो विकुटन था, वो सर्वप्रथम ब्रिटिश एक पुरातत्ववेता थे जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने किया, तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति को विलंबित करता है। देखिए, जो बोधिसत्व है वो बौद्ध मत के महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, न कि हीनयान की, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। देखिए, बोधिसत्व जो है वह, उसका अर्थ ही है बुद्धत्व की प्राप्ति, और यह जो है हर प्राणी के लिए, मतलब एक करुणामय संवेदनशील इच्छा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन तो सही होगा। फिर अगला ऑप्शन है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति के लिए विलंबित करता है, यह भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल 2 और 3। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय संबंध है, दोनों शिलाकृत स्मारक हैं। देखिए, सबसे पहले तो अजंता और महाबलीपुरम दोनों का जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग टाइम पर हुआ है। अजंता जो कि बौद्ध गुफाएं हैं, उनका निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक किया गया है, जबकि महाबलीपुरम जो कि हिंदू मंदिर है, उसका निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान किया गया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत है। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, यह भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक बौद्ध गुफा है, दूसरा हिंदू मंदिर है, तो दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय संबंध नहीं हो सकता है। दोनों का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है, इसलिए दोनों शिलाकृत स्मारक हैं, इसलिए केवल तीसरा ऑप्शन सही है और अपना आंसर होगा बी, यानी कि ऑप्शन 3। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अरघट्टा किसे निरूपित करता है? बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, भूमि सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। देखिए, ये जो अरघट्टा शब्द है ना, वो एक पारसी पहिया, जो कि एक यांत्रिक उपकरण था पानी उठाने का, उसका नाम है। यह जो था
यह बैल भैंस या ऊंट के जो जानवर जो भी अवेलेबल होते थे इनको द्वारा संचालित किया जाता था। और आमतौर पर खुले कुओं से पानी खींचने की, कैसे अपना वो होता है ना ऐसा घंटी टाइप से होता है, उससे अपन खींचते जाते हैं, पानी निकलते जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, ये होगा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये मगध का व्यवसाय था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर बोध गया, खजुराहो, शिरडी, नासिक, तिरुपति और उनके सामने कुछ क्षेत्र दिए गए हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा क्षेत्र सही है। देखिए खजुराहो जो है वो बुंदेलखंड में स्थित है, इसीलिए इसका जो आंसर है वह, और जो तिरुपति है वो भी रायलसीमा में है, इसीलिए सिर्फ दो ही ऑप्शन सही है और इसका आंसर है केवल 2 और 5। मध्यकालीन भारत के इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र से सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। देखो दोस्तों, सिद्ध, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिद्ध, सिद्ध का मतलब है परिष्कृत अद्वैतवादी पंथ। सित्तर का तात्पर्य जादू टोना, रसायन शास्त्र और इसके साथ जादू और अंधविश्वासी शक्तियों से है। देखो दोस्तों, यहाँ जो दोनों ऑप्शन है ना, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। लिंगायत, लिंगायत क्या था? लिंगायत के जो था वो क्या करते थे कि उनका मौत पर विश्वास था, और इनका ये विश्वास था कि मौत पर जो भक्त होता है भगवान शिव से जुड़ जाता है और इस दुनिया में वापस नहीं लौटता। इसलिए वो मृत शरीर को दफनाने के लिए समारोह पूर्वक उसे जला देते थे। ठीक है। और ये जो लिंगायत लोग थे ना, इन्होंने जाति व्यवस्था की खूब आलोचना की थी और पुनर्जन्म के विश्वास पर भी सवाल उठाए थे। लिंगायत के कुछ प्रथा जैसे विधवा पुनर्विवाह, यौन पश्चात विवाह को प्रोत्साहित किया था इन लोगों ने। ज्ञान की परंपरा में भी उन्होंने बहुत सारे वचन लिखे थे, इसे कन्नड़ में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है सही है, इसलिए सी ऑप्शन अपना सही होगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। अब इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है? देखो दोस्तों, कृष्णदेव के शासन में भूमि कर जो था वो सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत था। उसी राजस्व से मतलब उनका जो इनकम था वो इनकम होता था। तो और देखिए, कभी भी जो भू राजस्व होगा भूमि की गुणवत्ता के आधार पर ही होगा, क्योंकि होगा क्या कि जैसी भूमि होगी वैसी खेती होगी, वैसी खेती होगी तो वैसा इनकम आएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, राजस्व के आकलन के लिए संपूर्ण भूमि को 4 भागों में विभाजित कर दिया था। गीली भूमि, सूखी भूमि, बगीचे और जंगल। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन भी अपना सही है। अब क्या है कि बहुत सारे अलग कर भी लिए जाते थे, जैसे मतलब विभिन्न जो भी उत्पादन होता था उद्योग का, उस पर भी कर लगाए गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कारखानों के निजी स्वामी भी औद्योगिक कर देते थे, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग हुआ। अब आपको बताना है कि यहाँ दोनों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, सबसे पहले तो हम आते हैं बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने 1601 में गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था, और ये फतेहपुर सिकरी जो है वो आगरा से 53 किलोमीटर दूर है, और यह जो इमारत है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी है, ये सफेद संगमरमर से सजाया गया है। ठीक है। अब आइए इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा जो है, इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया था? अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में इमाम बाड़ा बनवाया था। इमाम बाड़ा बनाने के लिए ईंटों तथा चूनों का प्रयोग किया गया था, न कि लाल बलुआ पत्थर संगमरमर का। इसलिए सिर्फ अपना ऑप्शन ए यानी कि केवल फर्स्ट सही है।
सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठनी किस शैली का है? देखिए, जो बणी ठनी है यह एक किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से है। बणी ठनी जो है मारवाड़ जो है ना, मारवाड़ एरिया है राजस्थान का, वहां पर किशनगढ़ शैली है। वह वहां का बणी ठनी जो है चित्र है वो है। यह जो चित्र है इसकी तुलना मोनालिसा से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बड़ी ठनी राजा सावंत सिंह की सौतेली माँ बैंकवाट जी की नौकरानी या दासी लड़की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है किशनगढ़ शैली। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे सामने, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तब उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों का राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। देखिए, मुगल भारत के संदर्भ में अगर हम जागीरदार और जमींदार के बीच का अंतर देखेंगे तो जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का भी अधिकार होता था। मतलब उनके पास 3 अधिकार होते थे, न्यायिक, पुलिस और भूमि आवंटन का। जबकि जमींदारों के पास क्या होता था? राजस्व का अधिकार होते थे, उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व जो था वो पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। मतलब उनका काम सिर्फ राजस्व यानी कि कर वसूली करना होता था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, क्योंकि जागीरदारों के पास राजस्व उगाही को का कोई ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास क्या था? पुलिस दायित्व, न्यायिक और भूमि आवंटन। और जमींदारों के पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ उनको राजस्व उगाही करना होता था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमील कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों को इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी होगा, खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया। देखिए, आमील क्या है? आमील एक शब्द है जिसका मतलब अमल गुजार होता है। ये भारत के इतिहास में सल्तनत काल के दौरान इसका प्रयोग बहुत अधिक होता था। ठीक है, तो आमील एक उच्च अधिकारी के रूप में शासन कार्य में योगदान देता था। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है अपना पहला सही है। अब आते हैं हम इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली प्राचीन देशी संस्था नहीं थी, इक्ता एक प्रणाली थी। इसमें क्या होता था? भूमि का, लैंड का टुकड़ा हम दे देते थे, वो टुकड़ा इक्ता कहलाती थी। उस टुकड़ा से जो कर आता था वो उससे सेना का काम चलता था। मतलब जो मीर बख्शी का पद है वो खिलजी के टाइम नहीं, मुगलों के टाइम था। तो मुगल के टाइम था, खिलजी के टाइम नहीं था। इसलिए दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन जो है वो गलत है और सिर्फ अपना पहला ऑप्शन सही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। देखिए दोस्तों, जो संत निम्बार्क थे वो, ठीक है, जो कि अकबर के टाइम पे नहीं थे वो, ठीक है, वो अकबर के समकालीन। और जो संत कबीर थे वह शेख अहमद सिरंडी के द्वारा नहीं इन्फ्लुएंस हुए थे, वो उनसे बहुत पहले थे। और शेख अहमद सिरंडी जो बहुत बाद में आए थे, उनसे कैसे प्रभावित होंगे? इसलिए इसमें भी क्या आंसर होगा मेरे भाई? ना ही 1 ना ही 2। अब आइए, तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन था ना, वो टाइटल इनको राजा मानसिंह तोमर ने दिया था, जो कि ग्वालियर के राजा थे। तो इनका नाम तानसेन पहले से था, बाद में इन्हें अकबर ने मियाँ की उपाधि दी और इन्हें मियाँ तानसेन के नाम से जाना जाने लगा। तो सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन, ये गलत है, क्योंकि तानसेन की उपाधि किसने दी? तानसेन की उपाधि दी राजा मानसिंह तोमर ने। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम में व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? देखिए, जहांगीर जो है इन्होंने व्यक्तिगत चित्रों पर ज्यादा जोर दिया, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी,
बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिर्सीदार भारत का, राज्य का नामित राजस्वदार। देखिए औरंग शब्द जो है ना, वो गोदाम मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर कोई भी सामान को बेचने से पहले इकट्ठा किया जाता था, उसके लिए यूज किया जाता था। ये एक फारसी शब्द है, इसलिए औरंग राजकोष का प्रभारी है, ये गलत है। ठीक है। बेनियान, बेनियान वो लोग होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो अंग्रेज व्यापारी होते थे और जो इंडियन व्यापारी होते थे, उन दोनों के बीच में मीडिएटर होते थे, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। मिर्सीदार, मिर्सीदार कौन होते थे? मिर्सीदार दक्षिण भारत में होते थे, तमिल गांव में। वो या तो किसी ब्राह्मण जाति या उच्च जाति के लोग होते थे। वो गांव पर पूरा अधिकार रखते थे और वहां से राजस्व वसूल करते थे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 2 और 3 ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 इवेंट्स दिए हुए हैं, 4 घटना दिए हुए, उनको आपको क्रम में सजाना है। सबसे पहला है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। दूसरा है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। प्रांतक वन द्वारा चोल की सत्ता की स्थापना। गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। देखिए अगर हम इसको अगर अरेंज करते हैं, सबसे पहले आएगा महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन 571 से 630 ईसा पूर्व में इन्होंने पल्लव सत्ता की स्थापना की। फिर दूसरा आएगा पाल वंश की स्थापना, ये 750 ईस्वी पूर्व में हुई। ठीक है। उसके बाद आएगा राजा भोज 833 से 836। उसके बाद आएगा चोल चोल वंश की स्थापना, वो आएगा 907 से 950 ईस्वी पूर्व में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। सबसे पहले सेकंड, फिर फोर्थ, फिर वन, फिर थर्ड। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपवार हर उत्तर हर्षकालीन स्त्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी? देखिए हुंडी क्या था? हुंडी एक विनिमय पत्र होता था, जिसे होता है ना लेटर ऑफ एक्सचेंज, अभी हम बोलते हैं लेटर ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको लिख के दे दिया कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अब आपने उसको लिख के किसी दूसरे को दे दिया कि वो, अब क्या होगा, ये एक्सचेंज होते जा रहा है। अब मैंने ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो सी चाहे तो ए से पैसा ले सकता है। तो हुंडी क्या था? हुंडी एक विनिमय पत्र था, मतलब एक्सचेंज ऑर्डर था, आप एक्सचेंज करते जाओ उसको। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? देखिए गुप्त काल में जो भूमि मापने का जो होता था ना, यूनिट्स, उनको हम बोलते थे निर्वर्तन, कुल्यवाप, द्रोणवाप, आढ़वाप। ठीक है। एक कुल्यवाप 8 द्रोणवाप के बराबर होता था और 32 आढ़वाप के बराबर होता था। तो यह क्या है? ये भूमाप की एक यूनिट थी। तो इस तरह से हमारा ये मेडाइवल इंडिया, जितने भी क्वेश्चंस 1995 से लेकर 2020 तक आए थे, सारे कंप्लीट हो गए। अब हम मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे। तो इसके 3 वीडियोज हैं। 2 वीडियोज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और एंशियंट इंडिया के 5 वीडियोज हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर लेना। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको जितने भी यूपीएससी प्री के जितने भी क्वेश्चन हैं 1995 से लेकर 2020 तक के, सारे क्वेश्चंस का पूरा वीडियो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज बनाया जा रहा है। जैसे कि अभी हम हिस्ट्री में चल रहे हैं, हमने एंशियंट इंडिया मेडाइवल इंडिया को खत्म कर दिया, मॉडर्न इंडिया की तरफ जाएंगे। इसी तरह से ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, सबका वीडियो बनाया जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको हमारे वीडियोज के अपडेट मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।